अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं कि रेफ़्रिजरेटर जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, डबल डोर रेफ़्रिजरेटर, नो फ्रॉस्ट रेफ़्रिजरेटर है। इसके अंदर हमने पहले जो है लीकेज प्रॉब्लम थी, वो लीकेज प्रॉब्लम हमने दूर की थी और इसके अंदर जो है अब हम आज रेफ़्रिजरेंट चार्ज करने जा रहे हैं। तो रेफ़्रिजरेंट चार्ज करने जाने से पहले जो है इसके अंदर चार्ज करने के जो प्रोसेस हैं, वो कुछ इसकी चंद अहम बातें हैं, वो जो आपको डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या हैं कि इसको जो है लीकेज प्रॉब्लम जो होती है, वो ज़्यादातर जो लीकेज प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि इसको जो है हम सही जगह पे इसको जो है हम रखते नहीं हैं, या पर इसको जो है जो इसकी जगह होनी चाहिए उस जगह पे हम इसको नहीं रखा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम इसको रख देते हैं किचन के अंदर, या फिर हम इसको रख देते हैं जो है ऐसी जगह पे जहाँ पर हवा का या वेंटिलेशन का मसला होता है, या वेंटिलेशन ना हो तो उसकी वजह से जो है प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से वो जहाँ से ट्यूब्स कमज़ोर होती है वहाँ से लीकेज प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो है आज हम इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। और जो रेफ्रिजरेटर हो, डी फ्रीज़र हो या वाटर कूलर हो या अदर और चीज़ें जो होती हैं जो जिसके अंदर R134 रेफ्रिजरेंट चार्ज होती है, तो उसके अंदर जो चार्जिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो हम चार्ज करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर जो मेन की पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। चार्जिंग के दौरान जो चॉकिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोग सिस्टम को जब चार्ज करते हैं तो उसके अंदर चॉकिंग प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अगर वो चॉकिंग प्रॉब्लम्स ना आएँ, उसके लिए आपको कुछ चंद बातों का ख़्याल रखना होता है। वो चंद बातें मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उन बातों पे अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपकी जो सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट चार्ज होगा, और इंशाल्लाह उसके अंदर कोई चोकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, और सिस्टम बिल्कुल आपका रिलैक्स और बिल्कुल आसानी के साथ चार्ज होगा अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। वो बातें क्या हैं, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल से आपको आज बता देता हूँ कि इन बातों पे आपने अमल करना है। ये मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसके ऊपर आप अगर अमल करेंगे तो वो ये चंद बातें क्या हैं। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट या गैस चार्ज करने से पहले हमें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो ज़रूरी ये है। वो चंद बातें ज़रूर क्या हैं। नंबर 1, सिस्टम में हवा का प्रेशर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में हवा में 60 से 65% नमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम चोक हो जाता है। और सिस्टम को हमेशा लीक मालूम करने के लिए नाइट्रोजन का प्रेशर चार्ज करना चाहिए, ठीक है। और फ्लैशिंग भी नाइट्रोजन से ही करनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक ड्राई गैस है, ठीक है। नंबर 2 जो है, इसके अंदर ड्रायर लगाते वक्त ड्रायर को ज़्यादा हीट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हीट से ड्रायर में सिलिका जेल फट जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम चोक हो जाता है। नंबर 3 जो है, चार्जिंग के दौरान रेफ्रिजरेंट गैस के अलावा कोई और केमिकल चार्ज नहीं करना चाहिए। मैं अमूमन ये होता है कि जब हम चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं और वैक्यूम जब कर लेते हैं, तो वैक्यूम के दौरान क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, चोकिंग से बचने के लिए केमिकल आता है। वो क्या केमिकल जो है वो वैक्यूम जैसी करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप पिला देते हैं कुछ, और पिलाने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है R134 का, वो हम ऐड करते हैं और उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देते हैं। तो केमिकल उसके अंदर जब अंदर रेफ्रिजरेंट के साथ जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर जो बाज़ जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, वो उसके एवोपरेटर जो होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। एल्युमिनियम जो होती है वो एक हल्की धात होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है अंदर, और वो घिस के उसकी जो है केमिकल की वजह से वो जो है वो जगह जगह से स्पॉट्स यानी कि लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है, और चोकिंग तो क्लियर हो जाती है। लेकिन वो क्या करता है, चोकिंग को काटने के बाद वो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट के साथ सर्कुलेशन होते होते वो क्या एवोपरेटर लीकेज प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो अगर हम ये अमल करेंगे तो ये सिस्टम को ख़राबी पैदा करेगा। तो इसके बाद नंबर 3 जो है थी हमारी, वो चार्जिंग के दौरान रेफ्रिजरेंट गैस के अलावा कोई और केमिकल चार्ज नहीं करना चाहिए, ये था। नंबर 4 पे जो आ जाता है हमारा, सिस्टम को चार्ज करने से पहले जो है, चार्ज करने से पहले हमें और भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कंडेंसर हमारा साफ़ होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल एयर कूल कंडेंसर हो या फ़ैन एयर कूल कंडेंसर हो, पंखे की हवा से साफ़ करने वाला कंडेंसर हो, जिसके ज़रिए जो है हीट निकलती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमारा कंडेंसर वगैरह साफ़ होगा तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो प्रेशर भी नॉर्मली रहेगा, ठीक है। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कंडेंसर वगैरह साफ़ होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कंडेंसर हो, ठीक है। नंबर 5 पे, रेफ्रिजरेटर हो या कोई और
दी सिस्टम मसलन वाटर कूलर, डीप फ्रीज़र वगैरह चार्ज करने से पहले एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे चार्ज करना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे फ्रिज चार्ज कर रहे हो, डीप फ्रीज़र चार्ज कर रहे हो, वाटर कूलर चार्ज कर रहे हो, तो हमें जहाँ फ्रिज रखना है हो सकता है वहाँ पर जो जगह है हवा का आमदोरफ़्त नहीं होता है, वाज़ वक़्त ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पंखा चला रहे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है और अगर हम चार्जिंग शुरू करें तो ये क्या कर रहा है, नेचुरल एयर कूल कंडेंसर इसमें अगर लगा हुआ हो, फ़ैन एयर कूल कंडेंसर नहीं लगा हुआ, तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, कंडेंसर को पंखे की हवा से ठंडा होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो है फिर हीट आसानी के साथ निकल जाएगी। जब हम इसको चार्ज कर चुकेंगे और फिर क्योंकि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, पंखे की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब हम चार्ज करने के बाद इसकी असल जगह जहाँ ये रखा जाएगा वहाँ तो पंखा वगैरह नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाएगा। पंखा नहीं होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा और क्या होगा, प्रेशर भी हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लीकेज प्रॉब्लम हो या फिर हाई प्रेशर की वजह से जो है ओवर हीट हो जाए, कंप्रेसर ओवर हीट हो जाए, तो फिर वो ट्रिपिंग प्रॉब्लम में और मुश्किलात में पैदा हो जाती हैं, तो वो और दूसरे फॉल्ट पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे चार्ज करेंगे और जब चार्जिंग के दौरान क्या होगा, पंखे वगैरह बंद करेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे, एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे इसको हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। नंबर 7 ये है कि चार्जिंग मुकम्मल करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, रीस्टार्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे इसको चार्ज कर लें मुकम्मल, चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, देखा कि भाई टेम्परेचर वगैरह आ गया और हमने चार्ज करने के बाद सिस्टम बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो कस्टमर है उसके पास जैसे हम लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद हमने वहाँ पर रखने के बाद उसको बोलते हैं भाई इसको आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप ऑन कर लीजिएगा। अब जैसे ही कस्टमर उसको ऑन करता है या आप ऑन करके आते हैं तो ये ऑन में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि ऑन नहीं हो रहा। तो क्योंकि हमने जब रेफ्रिजरेंट चार्ज करी उस दौरान इसको चेक ही नहीं किया, तो अगर हम चेक कर लेते या हमने कंप्रेसर इसके अंदर सेकेंड हैंड चेंज किया या कोई और प्रॉब्लम थी, तो अगर वो चेंजिंग के दौरान हमने क्या हुआ, इसको रीस्टार्ट नहीं चेक किया, तो उस सूरत में क्या होगा, तो वो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वाइंडिंग वीक होने की वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे रिले के साथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। और स्टार्ट जो है वो क्या करना है कि हमने रीस्टार्ट बंद करके 5 मिनट के बाद फिर दोबारा उसको ऑन करना है। अगर वो ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस बेहतरीन है और सिस्टम हमारा सही काम कर रहा है। ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और चार्जिंग प्रोसेस हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7 जो है वो है, नंबर 7 जो है वो सिस्टम को कम से कम 30 मिनट तक वैक्यूम करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन जो है आपका जो सिस्टम है बिल्कुल परफेक्टली चार्ज होगा और इंशाल्लाह वो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। अगर इस जो मैंने बातें आपको एक्सप्लेन की हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंशाल्लाह इन बातों के ऊपर आप अमल करेंगे, इंशाल्लाह ये रेफ्रिजरेटर जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रेफ्रिजरेटर से जो है वो दूर भागते हैं कि हमें एसी का काम आता है, एसी का काम हमारे लिए बहुत आसान है, और रेफ्रिजरेटर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उसके अंदर चॉकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो चॉकिंग के बचने के मैंने बहुत आसान तरीक़ेकार और आसान जो है चीज़ें मैंने बता दी हैं जिससे हमारी चॉकिंग सिस्टम के अंदर पैदा नहीं होगी, क्योंकि हम वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो सिस्टम को चॉकिंग की तरफ ले जाता है। अगर सिस्टम को चॉकिंग की तरफ वो लेके जाएगा तो वो सिस्टम जो है फिर हम जो है उसके लिए जो है ये चीज़ें अपनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। इंशाल्लाह आपको ये तमाम जो है बातें जो बताई हैं इसके ऊपर आप अमल करेंगे और वो सिस्टम को चॉकिंग से बचाएंगे। इंशाल्लाह हम आपको अब इसको चार्ज करके दिखाएंगे और अब इसकी जो है हम बैक साइड पे जाएंगे और इसको चार्जिंग का प्रोसेस मुकम्मल करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जो है इसके अंदर प्रेशर जो है कंबाइंड प्रेशर चार्ज किया था, पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको। अब हम इसकी चार्जिंग के लिए जा रहे हैं तो ये हमको आपको दिखा रहे हैं कि देखें इसकी होल्डिंग प्रेशर है, बिल्कुल स्टिल प्रेशर है जो हमने चार्ज किया था। आज हम आके देख रहे हैं तो इसके अंदर बिल्कुल प्रेशर स्टिल है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है प्रोसेस ये करेंगे, इसमें हम तमाम चीज़ें कर चुके हैं, फ्लैशिंग वगैरह हम कर चुके हैं, इसकी हमने जो है कंडेंसिंग की सर्विस वगैरह कर ली है, साफ़ सुथरा कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसको। और यहाँ पर ये पंखे की हवा से ठंडे होने वाला कंडेंसर है, फ़ैन एयर कूल कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ। और जो है हम इसको अब क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज़ करेंगे। ये नाइट्रोजन का प्रेशर चार्ज किया था, रिलीज़ करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करके और हम इसको 30 मिनट के लिए जो है वैक्यूम के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, R134 रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। अब
चार्जिंग जो है वो चाहे वो डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर हो या डीफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर हो, तमाम रेफ्रिजरेटर हो, डी फ्रीज़र हो, वाटर कूलर हो, जिसमें R134 रेफ्रिजरेंट चार्ज की जाएगी, उसका जो सक्शन प्रेशर है वो 10 से 12 का रखा जाता है, ठीक है। और चार्जिंग रखी जाती है और स्टैंडिंग प्रेशर 80 से 85 रखा जाता है। स्टैंडिंग प्रेशर क्या होगा, 80 से 85 होगा। अब जो है इसके अंदर जो है हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज़ करके इसके अंदर वैक्यूम करेंगे और रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। दोस्तों अब इसका प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं और रिलीज़ करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, जैसे प्रेशर निकल जाएगा इसको फिर हम वैक्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन का प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वैक्यूम पंप की मदद से वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम पंप जो होना चाहिए वो 2 स्टेज वैक्यूम पंप होता है हमारे पास, उसको हम वैक्यूम करेंगे। आमतौर पे जो हमने लोग वैक्यूम करते हैं वो क्या करते हैं, एक जो बिल्कुल वैक्यूम पंप यानी कि जिसको कंप्रेसर का वैक्यूम पंप बना लेते हैं लोग, उसको जो है हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वैक्यूम के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐसा वैक्यूम पंप बनाते हैं जो बिल्कुल नकारा हो चुका होता है और उसकी ताकत ही नहीं होती कि उसके अंदर जो है ना वैक्यूम कर सके। तो वो इस तरीके का वैक्यूम पंप यूज़ कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तो वो वैक्यूम पंप ही नज़र आ रहा होता है वो कि फ़ज़ाई दबाव निकालना, लेकिन उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि उसके अंदर से कि उसको हम जो है वैक्यूम के लिए इस्तेमाल करें। आम तौर पे हम जो कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वैक्यूम के लिए उसका प्रेशर 500 PSI होना चाहिए, तो वो सही तरीके से वैक्यूम कर सकेगा। अदरवाइज़ जो है हम कम प्रेशर वाले वैक्यूम पंप अगर बना लेते हैं तो वो समझ लें कि वो सिस्टम के लिए वैक्यूम के लिए सही नहीं है। तो हमें 2 स्टेज का वैक्यूम पंप लेना चाहिए और 2 स्टेज के वैक्यूम पंप से सही तरीके से वैक्यूम करना चाहिए और वो 30 मिनट के लिए वैक्यूम करना चाहिए। अब हम इसकी कंपाउंड गेज को इस्तेमाल करेंगे गेज मैनीफोल्ड के अंदर और यहाँ पर जो है इसके ज़रिए हम वैक्यूम करेंगे, ठीक है। वैक्यूम के लिए देखें अब हमने लगा दिया है इसको, ये वैक्यूम पम्प है, 2 स्टेज का वैक्यूम पम्प है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, 2 स्टेज वैक्यूम पम्प। अब 2 स्टेज वैक्यूम पम्प के अंदर हमने क्या है, इसका कॉमन पोर्ट गेज मैनीफोल्ड के अंदर जो हम लगाएंगे इसकी कंपाउंड गेज साइड यूज़ करेंगे। तो हाई साइड को क्या करेंगे, हमने क्या करा था, नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल किया था। अब हमने वैक्यूम करना है, यानी कि वैक्यूम का मतलब ये होता है इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसे हम फ़ज़ाई दबाव भी कहते हैं वो होता है 14.7। अगर मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन इसमें से निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो इसके अंदर हो सकता है कि वो खाली की वजह से क्या होता है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चला जाता है, फ़ज़ाई दबाव चला जाता है। उसके लिए हमें क्या करना रहता है, हवा के अंदर मैंने बताया 60 से 65% जो है नमी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाला जाता है, तो वो होता है वैक्यूम पंप के ज़रिए निकलता है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर से लो साइड गेज को जो है इस्तेमाल करेंगे और इसकी कॉमन पोर्ट जो है हम वैक्यूम पंप के साथ लगा देंगे और जो इसकी सर्विस पोर्ट है वो हम क्या करेंगे कंप्रेसर की सक्शन चार्जिंग लाइन के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ से वाल को हम क्या करेंगे, लो साइड के वाल को कंपाउंड गेज के वाल को जो है वो खोल देंगे।